हमीरदेव चौहान बोल रहा हूँ। मैं वही हमीरदेव हूँ जिसने मुगलों को दांते तले चने चबवा दिए थे। मैं वही पृथ्वीराज का वंशज हूँ जिसने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था। मैं राजस्थान का वह शूरवीर शासक हूँ जिसे आज भी मेरी वीरता और हट के लिए याद किया जाता है। मैं वही हूँ जिसने उस समय के तत्कालीन शासक जलालुद्दीन खिलजी को 2 बार हराया था और 3 महीने तक जेल में कैद करके रखा था। मैं भी अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चला और अपने जीते जी मुगलों को कभी भी रणथंभौर पर अधिकार करने नहीं दिया। मैं उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक रहा। मैं वही हमीरदेव हूँ जिसकी वीरता पर राजस्थान में कई ग्रंथ लिखे। मैंने मेरे जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्ध में मुझे सफलता मिली। सिंह सुवन सतपुरुष वचन का दिली भला एक बार, अतिरिया तेल हमीर हट चढ़ाए न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं। उसी तरह केला एक ही बार फलता है। स्त्री को केवल एक ही बार तेल और उपटन लगाया जाता है। ऐसे मेरा हमीर का हट है जो वे एक बार ठान लेते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। मेरा जन्म 7 जुलाई सन 1272 ईस्वी को राजस्थान के प्रसिद्ध वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान के वंश में हुआ था। मेरे पिता का नाम चैत्र सिंह दे और माता का नाम हीरा दे था। अब आपके मन में तो ये विचार आ रहा होगा कि पृथ्वीराज तो दिल्ली और अजमेर के शासक थे, तो फिर मैं कैसे रणथंभौर का शासक बना। अब मैं आपको अपने जन्म से पीछे की तरफ ले चल रहा हूँ, जिससे तुम्हें पता चले कि मैं कैसे पृथ्वीराज चौहान के वंश का हूँ और रणथंभौर पर कैसे शासन किया। दादा इसके द्वितीय युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राव को अजमेर छोड़ने पर विवश कर दिया था और गोविंदराज अजमेर से पीछे हटते हुए रणथंभौर पर आकर रुके हैं। रणथंभौर पर चौहानों के संस्थापक गोविंदराज को माना जाता है। गोविंदराज चौहान के बाद यहाँ कई शासक रहे। गोविंदराज चौहान के उत्तराधिकारी बलंदे, रतनदे, वीर नारायण, भारमठ, छैत्र सिंह दे और यही छैत्र सिंह दे मेरे पिता हैं। मेरे पिता के 2 और पुत्र थे, लेकिन सबसे वीर और प्रतापी पुत्र मैं ही था। मेरे पिता ने अपने जीवन काल में ही मेरी वीरता को देखकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब मैं रणथंभौर का शासक बना तब दिल्ली पर जलालुद्दीन खिलजी का शासक रहा। मैंने रणथंभौर के आसपास के क्षेत्र में अपना विस्तार कर लिया था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच कई वर्षों से युद्ध चलते आ रहे थे, लेकिन रणथंभौर के योद्धा दिल्ली के शासकों पर भारी पड़ रहे थे। जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, तब मैंने बड़ी सूझबूझ के साथ जलालुद्दीन खिलजी को उत्तर दिया और जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा। कुछ समय बाद जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का वध करके स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। अलाउद्दीन सम्राट बनते ही विस्तारवाद का जुम्मा अपने सर उठाया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात और सोमनाथ मंदिरों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लिया और लूटा हुआ धन लेकर जब वे दिल्ली आ रहे थे, तब रास्ते में उसी धन के कारण उनके सेना में लड़ाई हो गई थी। तब उनके सेनापति मंगोस मोहम्मद शाह और कैबूर खान ने उस धन को लेकर मेरे यहाँ रणथंभौर चले आए और मेरी शरण ले ली। यह बात जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने मुझसे अपने सेनापतियों को वापस करने को कहा, लेकिन मैं शरणागत को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता था। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
तब मैंने उन्हें मना कर दिया। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी ने नाराज़ हो गए और रणथंभौर पर अपने सेनापति ओलंग खां और नुसरत खां को आक्रमण के लिए भेजा। तब मैंने भी अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। मेरे सैनिकों ने मुस्लिम सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें वहां से भागने पर विवश कर दिया और सारा धन लूटकर वापस आ रहे थे कि तभी अचानक भीम सिंह पर हमला हो गया और भीम सिंह वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। लूटा हुआ धन धर्म सिंह चुपके छुपाते हुए मेरे पास ले आया और सारी बात बताया। तब मैंने धर्म सिंह को दोषी मानते हुए उसे उसके पद से बाहर कर दिया और उसकी जगह पर उसके भाई भोजराज को सेनापति बना दिया। उधर पहली हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा अपने सेनापति ओलंग खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजा। इस बात की खबर जब मुझे लगी तो मैंने अपने भाई वीरम चौहान और रतिपाल जैसे सूरवीर के साथ दुर्ग सेना का सामना करने के लिए भेजा। इस युद्ध में भी मेरे भाई वीरम चौहान ने दुर्ग सेना को खदेड़ दिया और अपना विजय ध्वज फहरा दिया। लगातार 2 पराजय के कारण अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से बौखला गया। तब उसने पुनः एक बड़ी सेना के साथ अपने सेनापति ओलंग खां और नुसरत खां को कहा। दुर्ग सेना ने पुनः तीसरी बार आक्रमण कर दिया। तब तक मैंने झाइन के दुर्ग की सुरक्षा अपने प्रमुख सैनिकों के हाथों में दी थी, लेकिन दुर्ग सेना ने इस बार झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया और झाइन के दुर्ग पर विजय पा लिया। झाइन के दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर पर विजय पाने से पहले झाइन के दुर्ग पर विजय पाना आवश्यक है। जब दुर्ग सेना ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया तब मैं यह कर रहा था, इस कारण मैं सहायता नहीं दे पाया। दुर्ग सेना ने रणथंभौर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। तब मैंने दुर्ग के अंदर से गोला बारूद बरसाए। इससे नुसरत खां की मृत्यु हो गई। यह खबर जब अलाउद्दीन खिलजी को लगी तब वह एक और मजबूत सेना के साथ महल को घेर लिया। यह घेराव 1 वर्ष से अधिक चला और दुर्ग के अंदर मैं अपने सेना को उनके विरुद्ध तैयार कर रहा था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मुझसे संधि करने को कहा। तब मैंने अपने भाई वीरमदेव चौहान को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे राज का लालच देकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। अगली सुबह अलाउद्दीन ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब वीरमदेव की सेना दुर्ग सेना को रोकने के बजाय उन्हें महल में प्रवेश करा रही थी। यह खबर जब मुझे लगी तब मैंने अपनी सेना के साथ अलाउद्दीन पर आक्रमण कर दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया और दुर्ग सेना को भागने पर विवश कर दिया और मुगलों के ध्वज को आकाश में फेंकने लगा। यह दृश्य महल की स्त्रियां देख रही थीं। उनको लगा कि मैं मारा गया हूं और उन्होंने जौहर कर लिया। जब मैं महल वापस लौटा तो यह सब देखकर मैंने स्वयं को दोषी माना और महाकाल के मंदिर में मैंने अपना शीश काटकर चढ़ा दिया। मेरे मरने की खबर जब अलाउद्दीन खिलजी को लगी तो वह रणथंभौर पर आकर अपना शासन करने लगा और रणथंभौर की प्रजा पर अत्याचार करने लगा। मेरे अंत के बाद यहाँ के चौहान वंश का अंत हो जाता है। दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे कई बहादुर राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, लेकिन किसी न किसी की गद्दारी की वजह से विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पर शासन किया। इतिहास स्वयं को दोहराता रहेगा और अनेक इसी तरह के वीर पैदा होते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।